हेलो प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा कर रहा हूँ भाई सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो आज संभवतः भाई जो है हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को जो है पूरा समाप्त करने का प्रयास करेंगे। लगभग पूरा आज समाप्त हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939, ठीक है? इसमें पहला क्वेश्चन क्या है? 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? सुभाष चंद्र बोस जी। कौन हुए थे भैया? सुभाष चंद्र बोस जी 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ज्ञातव्य है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। भाई अब इसका मतलब समझो, ये कहना क्या चाह रहा कि मतलब ये तो 1938 में अध्यक्ष बने थे भाई, निर्विरोध रूप से अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। किसमें? हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में। हरिपुरा अधिवेशन जो गुजरात में हुआ था, वहां पर फरवरी 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी निर्विरोध रूप से क्या चुने जाते हैं? अध्यक्ष चुने जाते हैं कांग्रेस के। लेकिन भाई सुभाष चंद्र बोस जी 1939 में भी ये त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया जी को हरा देते हैं। उसके बाद ये अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित होते हैं, लेकिन बाद में इन्होंने क्या दे दिया था भाई? अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है? क्यों? क्योंकि भाई इनसे जो है महात्मा गांधी जी थोड़ा सा नाराज थे कि इनकी जो है, इन्होंने महात्मा गांधी जी ने कहा था पट्टाभी सीतारमैया की हार तो मतलब मेरी हार, तो इसलिए इन्होंने जो है ये चीजें हटा दी थी कि नहीं ठीक है मैं हटी जा रहा हूँ खुद से ही, ठीक है? 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भैया? कौन बने? कौन थे नहीं, कौन बने थे उसके बाद? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए वही सब बातें यहाँ पर दी गई हैं। वर्ष 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध रूप से बने थे। वर्ष 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था, उसमें गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस ने दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने। ज्ञात है कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंत, विशेषकर जापान आत्मसमर्पण के संबंध में अगस्त 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया और जापान ने सितंबर 1945 में जापान ने आत्मसमर्पण संबंधी मसौदे पर हस्ताक्षर किए में हुआ था। मतलब कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में ये सारी की सारी घटनाएं हुई थी। इस दौरान जो है अगस्त सितंबर 1945 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, ना कि चर्चिल। ये चीजें याद रखना, क्लेमेंट एटली थे, चर्चिल नहीं थे, ठीक है? जुलाई 1945 में ब्रिटेन में हुए सत्ता परिवर्तन के उपरांत चर्चिल की जगह एटली वर्ष 1945 से 51 ईस्वी तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने रहे, ठीक है? चर्चिल की जगह कौन बने भाई? एटली बने वर्ष 1945 से 51 तक, ठीक है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ब्रिटिश संसद के आधिकारिक शोध लेख यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स लाइब्रेरी में स्पष्ट है कि ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की खबर की पुष्टि प्रधानमंत्री एटली ने रेडियो प्रसारण के माध्यम से की। जो भाई ब्रिटिश संसद के आधिकारिक शोध लेख है यानी कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स लाइब्रेरी है, उसमें स्पष्ट है कि ब्रिटेन में जो है द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति की खबर की पुष्टि जो है किसने की थी? प्रधानमंत्री एटली ने रेडियो प्रसारण के माध्यम से की थी। देसी रियासतें अब हम लोग कहां से देखेंगे भाई? देसी रियासतों से जो भी क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो भारत सरकार तथा देसी राज्यों के मध्य जो है संबंधों का सुधार करना। ये बटलर कमेटी का क्या था भाई? कार्य था, या फिर उसका क्या था भाई? उद्देश्य था वर्ष 1927 में, ठीक है? बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं, ये याद रखना। बटलर समिति को ही क्या कहा जाता है? रियासत समिति कहा जाता है, भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिशें करना। भाई इसका उद्देश्य क्या था? भारत सरकार तथा जो भारतीय रियासत है उनके बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील
लेस्ली स्कॉट की कमेटी के समक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। भारतीय नरेशों ने सुप्रसिद्ध वकील कौन था? लेस्ली स्कॉट, जो कि वो कमेटी के समक्ष क्या करता भाई, इन नरेशों के जो भारतीय जो नरेश थे उनके दृष्टिकोण को, या फिर वो क्या सोचते थे या क्या चाहते थे, कौन? भारतीय नरेश, उनको जो है ये कमेटी के समक्ष जो है रखता। ठीक है, कौन रखता है? लेस्ली स्कॉट। ठीक है, स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में क्या थी? स्वतंत्र थी, और इसलिए वह स्वतंत्र है केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी, अर्थात विशेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास है। ये चीजें थी भाई। ठीक है, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 1927 में। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स का गठन कब हुआ था? वर्ष 1927 में हुआ था। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन यानी कि ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कब? दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जो ब्रिटिश राज की रियासतों में राजनीतिक आंदोलनों और प्रजा मंडलों का संघ था। क्या था भाई? जो ब्रिटिश राज की रियासतों में राजनीतिक आंदोलनों और प्रजा मंडलों का संघ था। इसमें विभिन्न रियासतों से आए लगभग 700 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था। कितने लोगों ने भाग लिया था भाई? 700 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया था रियासत से जो कि आए थे, और इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया। उसका नाम क्या था भाई? प्रजामंडल आंदोलन था। क्या था भाई? उसका नाम प्रजामंडल आंदोलन था, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे जो भारतीय शासक थे उनके द्वारा जो है प्रजामंडल आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कश्मीर, हैदराबाद के निजाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित प्रदेशों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका नाम प्रजामंडल आंदोलन था। द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था भाई? तो विंस्टन चर्चिल था। विंस्टन चर्चिल था, लेकिन बाद में कौन हो जाते हैं भैया? तो आज जो है क्लेमेंट एटली हो जाते हैं। ठीक है, जो कि इसकी घोषणा करता है कि विश्व युद्ध जो है वह समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 से 45 के प्रारंभिक समय में ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चेम्बरलेन वर्ष 1937 से 40 थे, तथा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भाई शुरुआती समय में कौन थे भाई? अगर पूछेगा शुरुआती समय तो नेविल चेम्बरलेन थे। ठीक है, लेकिन पूछेगा कि दौरान मतलब जब युद्ध चल रहा था उस टाइम कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। कार्यकाल इनका 1940 से 45 था, और द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 45 के मध्य। 1939 से 45 के मध्य हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। लेकिन जो है भाई कौन थे? चर्चिल थे। चर्चिल क्या थे? उसके दौरान थे जब युद्ध चल रहा था। तो 1940 से 45 जब युद्ध चल रहा था उस दौरान चर्चिल थे। जब युद्ध शुरू हुआ था तो उस टाइम चेम्बरलेन थे। ठीक है, ये याद रखना। मिस्टर चर्चिल ने 2 बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद पर कार्य किया था। इनका कार्यकाल 1940 से 45 तथा 1951 से 55 था। 1945 से 51 के बीच क्लेमेंट एटली थे। क्लेमेंट एटली थे। कौन थे भैया? क्लेमेंट एटली थे। ये कब से कब तक थे? तो यह जो है 1945 से कब तक थे? 1951 तक थे। कब से कब तक? 1945 से 1951 तक कौन थे भैया? तो वह जो है क्लेमेंट एटली थे। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो है कौन आ जाते हैं? चर्चिल फिर आ जाते हैं 1951 से 55 तक। पाकिस्तान की मांग। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? नाउ आर नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था? रहमत अली ने लिखा था। नाउ आर नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? रहमत अली ने लिखा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने वर्ष 1933 में लिखे एक पैम्पलेट में जिसका शीर्षक था नाउ आवर नेवर आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर। नाउ आर नेवर आर वी टू लिव और पेरिस फॉर एवर में एक नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की गई।
इसी में जो है एक अलग राष्ट्रीयता के लिए जो है एक अलग दर्जे की मांग की गई, जिसे उसमें पाकिस्तान नाम जो है चौधरी रहमत अली ने अपने पैम्पलेट में पाकिस्तान लिखा था। क्या लिखा था? पाकिस्तान लिखा था, शब्द का प्रयोग किया था, जिसे बाद में पाकिस्तान कहा गया। मतलब इन्होंने पाकिस्तान लिखा था लेकिन भाई बाद में इसको जो है पाकिस्तान कहा गया। पाकिस्तान शब्द की रचना पंजाब, अफगानिस्तान प्रोविंस, कश्मीर, सिंध प्रांत के पहले अक्षर से तथा बलूचिस्तान था क्या भाई? बलूचिस्तान प्रांतों के अंतिम 3 अक्षरों से की गई। पी से पंजाब, ए से अफगानिस्तान प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, के से कश्मीर, एस से सिंधु, तान से जो हो जाएगा बलूचिस्तान, यानी कि पाकिस्तान इन्होंने लिखा था ना, पाकिस्तान। पाकिस्तान इस बुक में इन्होंने लिखा था लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया? पाकिस्तान कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पाकिस्तान कर दिया गया। ठीक है, इस्लामाबाद वगैरह ये सब चीजें राजधानी के हिसाब से उसको चेंज कर दिया गया कि इसकी राजधानी ये बनेगी, वो बनेगा, इस हिसाब से सोच साच के उसको सही कर दिया गया। ठीक है, किसने बांटो और छोड़ो के नारे को जो है बुलंद किया था? किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? तो M.A. जिन्ना ने। किसने किया था? M.A. जिन्ना ने बांटो, मोहम्मद अली जिन्ना, यानी कि उसने क्या किया था भाई? बांटो और छोड़ो के नारा का जो है बढ़ाया था। बांटो और छोड़ो, डिवाइड एंड क्विट का नारा जो है मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1943 में बुलंद किया था। जिन्ना और मुस्लिम लीग की मांग यह थी कि ब्रिटिश पहले भारत को 2 भागों हिंदुस्तान पाकिस्तान में बांटे और उसके बाद भारत को छोड़कर जाए। इसी सोच को राजनीतिक नारे के रूप में बांटो और छोड़ो का, क्या कहा भाई? बांटो और छोड़ो कहा था। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था भाई? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किसने किया था भाई? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। 22 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो है लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में पश्चिमोत्तर और पूर्वी क्षेत्र के मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे लाहौर प्रस्ताव कहा गया। किसे क्या कहा गया? लाहौर प्रस्ताव कहा गया। और इसी लाहौर प्रस्ताव को ही आगे चलकर पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना गया। ये चीज याद रखना जरूर से, ठीक है भाई। हालांकि यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस प्रस्ताव में ना तो विभाजन और ना ही पाकिस्तान शब्द का जिक्र किया गया था। लाहौर प्रस्ताव में उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों को मिलाकर अलग स्वतंत्र राज्य बनाने की बात की गई थी, ना कि एक स्वतंत्र राष्ट्र। अलग स्वतंत्र राज्य बनाने की बात की गई थी, ना कि एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र की बात की गई थी। ये याद रखना जरूर है, ठीक है। इसे ही उस समय कुछ लोगों द्वारा 2 स्वतंत्र देशों भारत और पाकिस्तान मांग के रूप में देखा गया, लेकिन लाहौर प्रस्ताव यानी कि पाकिस्तान प्रस्ताव ने ही आगे चलकर पाकिस्तान के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। लेकिन भाई लाहौर प्रस्ताव में ऐसा पाकिस्तान वगैरह की मांग नहीं की गई थी। ये बात ध्यान रखने योग्य है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो वर्ष 1940 में जो है ये पारित किया गया था, ठीक है। मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर 1939 को। कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया था, 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो वह जो है 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। 16 अगस्त 1946 की तिथि मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस हेतु सुनिश्चित की गई थी। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना की मांग की। उक्त तिथि को दंगे फैलने और आतंक का माहौल बनाकर यह प्रदर्शित करना था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्यवाही के तहत नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र, कह रहा भाई नोआखली जो जगह थी वो दंगे का, कह रहा भाई प्रमुख केंद्र। ये चीज याद रखना। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को जो है राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है पाकिस्तान का क्या माना है? जन्मदाता माना है। राजेंद्र प्रसाद द्वारा पाकिस्तान का जन्मदाता लॉर्ड मिंटो को माना गया है। ज्ञात है कि मिंटो द्वारा वर्ष 1919 में मार्ले मिंटो सुधार में प्रस्तुत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ने सांप्रदायिकता को अधिक प्रोत्साहन दिया, जिसके
प्रगति अंततः विभाजन में हुई, जिसकी प्रगति क्या हुई, अंततः विभाजन में हुई। मतलब कि यही माना इन्होंने कि ये अगर ना होता लॉर्ड मिंटो तो ये जो है मार्ले मिंटो सुधार ना तो 1919 में, और क्या होता सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं आती और लोगों के बीच बंटने की जो है वो चांसेस कम हो जाते, लोग आपस में झगड़ते कम, बंटने की चीजें बातें कम करते, सांप्रदायिकता की बातें कम करते, एकजुट होकर रहते हैं। इन्हीं इसीलिए इन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी ने जो है लॉर्ड मिंटो को जो है सांप्रदायिकता या फिर पाकिस्तान का जन्मदाता माना। ठीक है। मुस्लिम यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था, तो यह जो है डब्ल्यू हंटर ने लिखा था। मुस्लिम यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने लिखा था, डब्ल्यू हंटर ने लिखा था। डब्ल्यू हंटर ने अपनी पुस्तक, ये याद रखना, इनकी पुस्तक द इंडियन मुसलमान्स में लिखा है कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट होंगे तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये किसने लिखा था, ये पुस्तक डब्ल्यू हंटर ने। कौन सी पुस्तक लिखी थी, द इंडियन मुसलमान्स। कौन सी लिखी थी, द इंडियन मुसलमान्स जो है पुस्तक लिखी थी डब्ल्यू हंटर ने। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था, तो वह जो है पवनार महाराष्ट्र से। कहां से भैया, पवनार महाराष्ट्र से 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वह आरंभ किया था। कहां से, पवनार महाराष्ट्र से 1940 में विनोबा भावे ने। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से हुई थी। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। द्वितीय सत्याग्रही के रूप में चुने गए जवाहरलाल नेहरू की छिवकी रेलवे स्टेशन यानी कि प्रयागराज पर गिरफ्तार होने के उपरांत ब्रह्मदत्त को अगला सत्याग्रही नियुक्त किया गया था। मतलब समझो भाई, जब जवाहरलाल नेहरू जी छिवकी रेलवे स्टेशन जो कि प्रयागराज में था वहां पर गिरफ्तार हो जाते हैं, उसके उपरांत जो ब्रह्मदत्त थे उनको जो अगला सत्याग्रही नियुक्त किया जाता है। और विनोबा भावे जो है प्रथम सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से हुई थी। ठीक है, पहले विनोबा भावे जो है पहले सत्याग्रही, दूसरे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था, तो भाई विनोबा भावे ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह विनोबा भावे ने शुरू किया था। महात्मा गांधी द्वारा 1940 के प्रारंभ में किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे, भाई ब्रह्मदत्त। दूसरे तो जवाहरलाल नेहरू जी थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया था, विनोबा भावे ने आरंभ किया था। ठीक है, वही चीजें फिर दिया है। क्रिप्स मिशन हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, क्रिप्स मिशन। ये सब चीजें हम लोग पॉलिटी में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी जो हम लोग देखेंगे इन चीजों को। ठीक है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे, तो यह जो है दिल्ली कब पहुंचे थे, तो यह जो है 23 मार्च 1942, सॉरी मैं 22 कह रहा था, 23 मार्च 1942। देख रहे हो एकदम डेट कितना एग्जैक्ट दे रहा है, एक्यूरेट एकदम डेट भाई याद रखना। ये कब आए थे भाई क्रिप्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे, 23 मार्च 1942 को। अमेरिका व चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बनाया। अमेरिका और चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बनाया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन दिल्ली पहुंचा, जिसकी अध्यक्षता सर स्टैफर्ड क्रिप्स कर रहे थे। कौन कर रहे थे, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, जिसकी क्रिप्स जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और जो है भाई पहुंचते कौन है, तो मतलब इसकी घोषणा कब होती है क्रिप्स मिशन की, तो 11 मार्च 1942 को होती है, लेकिन ये दिल्ली पर 23 मार्च 1942 को पहुंचता है। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना होगा। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने लिखा था, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने लिखा था। किसने लिखा था भैया, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने लिखा था। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने ब्रिटिश शिष्टमंडल क्रिप्स मिशन द्वारा भारतीयों के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्ताव के बारे में अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम, ये याद रखना है, इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी पुस्तक है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की है। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम जी की पुस्तक कौन सी थी, इंडिया विंस फ्रीडम, में कहा कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता है।
युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। किसने लिखा था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी ने लिखा था। किसमें? अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में। इंडिया विंस फ्रीडम में लिखा था। ठीक है। किसकी दृष्टि में क्रिप्स मिशन एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? ये महात्मा गांधी जी के दृष्टि में था। महात्मा गांधी जी के दृष्टि में ये क्या था भाई? कि जो है भाई पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक। क्रैशिंग बैंक। ठीक है। ये जो है किसके लिए था भाई? ये महात्मा गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी जी ने इसको ऐसा कहा था। ठीक है। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो गया, पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया, ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे, मार्च से जो है अप्रैल 1942 तक, और भारतीय नेताओं के साथ जो है क्या किया था इन्होंने? विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप के रूप में अपने प्रस्ताव की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथि चेक कहा, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, जबकि सर्वपल्ली गोपाल की जो पुस्तक थी जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी के अनुसार ऐसे बैंक जो टूट रहा है को एक पत्र ने तोड़ा था, को एक पत्र ने जो है जोड़ा था। ठीक है। जबकि जो है सर्वपल्ली गोपाल की एक पुस्तक थी जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी, ये याद रखना, ये इनकी पुस्तक थी। भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये प्रारंभ हुआ था। 7 से 8 अगस्त को बम्बई 1942 में बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक अगस्त क्रांति मैदान जो कि था में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक हुई। अखिल भारतीय जो कांग्रेस कमेटी थी उसकी विशेष बैठक कब हुई थी? 7 से 8 अगस्त को 1942 में बम्बई के ऐतिहासिक जो है ग्वालियर टैंक यानी कि अगस्त क्रांति जो मैदान था उसमें, जिसमें वर्धा प्रस्ताव यानी कि भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। भारत में जो है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन के आरंभ की औपचारिक शुरुआत 8 अगस्त 1942 को ही हो गई, लेकिन जो है 9 अगस्त 1942 को नेताओं की गिरफ्तारियों के फलस्वरूप जनता ने यह आंदोलन स्वतः ही स्फूर्त हो गया। 9 अगस्त को जो है गिरफ्तार हो जाते हैं, इसलिए जो है ये आंदोलन जनता में हो जाता है, फैल जाता है, इसलिए 9 अगस्त माना जाता है। ठीक है भाई, क्या माना जाता है? 9 अगस्त माना जाता है, लेकिन तो 8 अगस्त को ही ये हो गया था। ठीक है। अतः इस प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन की व्यवहारिक शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिए गए। ये याद रखना कि जब आंदोलन आरंभ हुआ था तो किन किन नेताओं को और जो है किस ऑपरेशन के तहत गिरफ्तार किया गया था? तो ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत जो है गिरफ्तार किया गया था गांधी जी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और सरोजिनी नायडू को भी, और इनको कहाँ रखा गया? आगा खां पैलेस में रखा गया। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत एवं मद्रास में था। वर्ष 1942 में आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव कहाँ पर था? बंबई में था, बंगाल में था, बिहार में था, उड़ीसा में था, संयुक्त प्रांत और मद्रास में था। ठीक है। बंबई के कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कब जो है वो पास किया गया था? तो 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव होने के बाद गांधी जी को कैद कहाँ किया गया था? आगा खान जो है पैलेस में। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उसके अध्यक्ष कौन थे भाई? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। कौन थे भैया? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उसके अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। ठीक है, ये याद रखना। वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की कार्यकारी समिति की बैठक में मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, JL नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, GV पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद, अरोड़ा आसफ अली, JB कृपलानी, महात्मा गांधी आदि इत्यादि ने भाग लिया था। और भारत
छोड़ो नामक प्रस्ताव पास किया, जिसे 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में अपनाया गया। ठीक है, इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आजाद जी ने की थी। ये डेट जरूर से याद रखना कब की गई थी और किसने अध्यक्षता की थी। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, या किसने कहा था? तो यह महात्मा गांधी जी ने कहा था। यह कथन गांधी जी द्वारा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के अवसर पर दिया गया। बम्बई, अब मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे बाद में अगस्त क्रांति मैदान कहा गया, में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध करो या मरो, डू और डाई के मंत्र के रूप में यह बात की। अपने भाषण में गांधी जी ने कहा कि भारतीयों को अब यह निश्चय कर लेना चाहिए कि या तो वे भारत को स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में प्राण न्यौछावर कर देंगे। ठीक है, लेकिन भाई उसका तो गलत ही मतलब निकला था। लोगों ने तो अंग्रेजों को काटना पीटना चालू कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था भाई? तो इनमें से किसी ने भी नहीं किया था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति की बैठक अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि को समाप्त हुई। 9 अगस्त को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम जैसे प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अतः जो है आंदोलन किया था भाई नेतृत्व विहीन हो गया था। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो वह जो है भारत छोड़ो आंदोलन से। प्रश्नगत नारा भारत छोड़ो आंदोलन से संबंध है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन या भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है कतिपय संशोधनों के बाद पास कर दिया गया। इस दौरान गांधी जी द्वारा दिया गया वक्तव्य, जिसमें विशेष महत्वपूर्ण है, संपूर्ण आजादी से कम किसी भी चीज से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। संपूर्ण आजादी से कम किसी भी चीज से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूँ। नमक, टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने के प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आजादी से कम कुछ भी नहीं। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय है कि या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे। करो या मरो। तो भाई लोगों ने तो अलग ही ले लिया, करो या मारो का नारा उन्होंने दे दिया। करो या मरो नहीं, करो या मारो। करो या मारो का नारा किसने और कब दिया था? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। गांधी जी ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है करो या मरो का नारा दिया था। 8 अगस्त 1942 के इतिहास में महत्वपूर्ण क्या है? तो वह जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है ये कब स्वीकार किया गया था? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे भाई? तो चर्चिल थे। 1900 जब ये जो है 1942 में क्या होता है तो उस टाइम बताया था भाई मैंने, चर्चिल थे। 1946 तक थे ये, 1945 तक, 1945 से 51 तक फिर जो है माउंट क्लेमेंट इटली हो जाते हैं। ठीक है, फिर जो है 51 से जो है 55 तक फिर ये हो जाते हैं कौन? चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो ऊषा मेहता ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो वह जो है ऊषा मेहता ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का भूमिगत रूप से रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया इस रेडियो पर प्रसारण करते थे। ऊषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण क्या थी भाई? सदस्य थी या सदस्य थे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो वह जो है बिहार और संयुक्त प्रांत में सबसे ज्यादा व्यापक रहे। बिहार और संयुक्त प्रांत में सबसे ज्यादा क्या थे भाई? व्यापक थे। हम ही लोग उग्र थे ही भाई, हम बिहार वाले और यूपी वाले बहुत उग्र। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी यानी कि संयुक्त प्रांत में सबसे अधिक व्यापक रहे। यहाँ विद्रोह जैसा माहौल बन गया। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर तथा बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, साहबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र हैं। भाई समझ रहे हो, यहाँ पर ये जगह बहुत ज्यादा क्या था भाई? महत्वपूर्ण था और ये जो है काफी ज्यादा चर्चित जगह था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था? वह किसने किया था भाई? जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। किसने किया था भाई?
जयप्रकाश नारायण जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का जो है गठन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई कोसी नदी के कक्षार में स्थित एक द्वीप बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। इसका गठन जो है विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए किया गया था। सरकार के विरुद्ध क्या भाई, तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए किया गया था जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, ठीक है, ताकि युद्ध कार्यों में जो है सरकार को बाधा पहुंचे। मई 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, वैद्यनाथ झा तथा कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे, ठीक है। नीचे दिए गए मतलब कथन और कारक चुनना है, ठीक है। इसमें हमारा कथन क्या है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। और कारण क्या है, इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी, ये इसका कारण था। तो भाई इसमें कौन सा सही हो जाएगा, ए सत्य है परंतु आर जो है असत्य है। ए सत्य है लेकिन जो है आर असत्य है, यानी कि इसके अब देखते हैं हम लोग आंसर पूरा मतलब डिटेल से। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा था। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के जो है वर्ष 1947 के समाप्त होने तक किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में जो है संघ की भूमिका नहीं निभाई थी। किसने भैया, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने। कहीं पर जो इन्होंने ये भूमिका नहीं निभाई थी, किसकी भैया, आंदोलन में जो है संघ की भूमिका नहीं निभाई थी इसने। चलिए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थगित हो गई। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो रैयत सरकार खेड़ा गुजरात, ये जो है ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। प्रति सरकार सतारा से स्थगित हो गई। प्रजामंडल जो है तालछड़ से। जातीय सरकार जो है तामलुक बंगाल से हो गई, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इसकी व्याख्या। प्रति सरकार जो है सतारा महाराष्ट्र, नाना पाटिल के नेतृत्व में महाराष्ट्र के सतारा में प्रति सरकार स्थगित हो गई। प्रजामंडल तलछाड़ यानी कि तालचेर, इसको को तालचेर ओडिशा में, ये ओडिशा के तालचेर में प्रजामंडल आंदोलन ने ब्रिटिश शासन तथा स्थानीय राजाओं के खिलाफ विद्रोह किया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा था। जातीय सरकार तामलुक, ये जो है बंगाल यानी कि बंगाल के तामलुक में जातीय सरकार स्थापित की गई थी, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक मजबूत समानांतर सरकार थी। इसने जो है स्थानीय प्रशासन में कई कार्यों को संभाला। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रखा था इसने, जातीय सरकार ने, ठीक है। रैयती सरकार खेड़ा में नहीं बल्कि बारदोली यानी कि गुजरात में स्थगित की गई थी। रैयती सरकार भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित एक समानांतर क्या थी भाई, सरकार थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या थी भाई, ये जो है स्थापित एक समानांतर सरकार थी, रैयती सरकार, ठीक है। अब जो सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, इनसे देखता हूँ कितने क्वेश्चन आए हैं, फिर उसके बाद जो हम लोग देखते हैं आखिरकार जो है कितनी लंबी क्लास होगी, फिर इस अकॉर्डिंग करते हैं। भाई ये थोड़ा सा लंबा होगा ना पोर्शन, तो भारत छोड़ो आंदोलन और कैबिनेट मिशन वगैरह को जो है हम लोग ये कल वाली क्लास में समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, टाटा, सी यू। और क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना। और भाई मैंने कहा था आपके एग्जाम से पहले सब कुछ समाप्त करवा दूंगा, तो भाई गारंटेड है सब कुछ समाप्त करवा दूंगा। और जो है भाई कल करंट अफेयर की महामैराथन आएगी, उसके लिए आप सब रेडी रहना। कल करंट अफेयर की एकदम बहुत लंबी क्लास लेकर आने वाला हूँ, ठीक है भाई। तो उसके लिए एकदम रेडी रहना आप लोग। थैंक यू सो मच।